हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धुआंधार और धांसू धमाकेदार सेशन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम बॉयल्स लॉ जो कि हमने पढ़ लिया है थ्योरी पार्ट, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी कहते हैं, उस पर बेस्ड डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के 10 सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ जो कि प्रेशर वॉल्यूम लॉ होता है, जो बॉयल साहब ने दिया था, उस लॉ की पूरी थ्योरी हमने पढ़ ली है और अब मौका मिला है, अब समय आया है कि उस पर बेस्ड कुछ सवालों को किया जाए। लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले इस वीडियो को बंद करके आप वो थ्योरी वाला वीडियो देखें, क्योंकि भैया थ्योरी वाला वीडियो अगर नहीं देखोगे या थ्योरी अगर क्लियर नहीं होगी बॉयल्स लॉ की, तो आप ये डीपीपी नहीं सॉल्व कर सकते। और मैं तो कहता हूं ये डीपीपी वाला वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि डीपीपी आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली होगी। कहां मिलेगी? या तो आप उस थ्योरी वाले लेक्चर पे जाओगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी मिलेगी, या फिर आप इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको वहां पर डीपीपी मिलेगी। ड्राइव के एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर लिंक से आपको डाउनलोड करना है और बिल्कुल फ्री डाउनलोड हो जाएगी। और उस डीपीपी को पहले आपको सॉल्व करना है, मतलब बकायदा आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा वहां पर समय देना है और डीपीपी को खुद से सॉल्व करना है। फिर अगर कोई सवाल नहीं बने या कोई डाउट आए या कोई आंसर मैच ना करे, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। ये वीडियो आपको पूरा रेफरेंस आप इसका ले सकते हो, यहां पर हर क्वेश्चन को आप रेफर कर सकते हो और सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हो कि आपने क्या गलती करी है या इसका क्या सही आंसर एप्रोप्रिएटली होना चाहिए था। और भैया कहानी फिर यहां नहीं रुकने वाली, आपको पता है ये तो एक डीपीपी है जिसमें अभी 10 क्वेश्चन है। आगे अभी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे, जो लगभग 250 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और लगभग इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे पूरे। उसके बाद फिर आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर एक नया फीचर आएगा जहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा। उसके अलावा आपके वन शॉट रिवीजन सीरीज, नोटिफिकेशन सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस, कैसे आप कोप अप करें स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों को, कैसे दोनों को बैलेंस करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, ये सब अमेजिंग और एक्साइटिंग सेशंस आप लोग को मिलने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और खास तौर से मैग्नेट ब्रेन्स के ये नए चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर। तो भैया इसको जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डीपीपी का क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो उसको अपन डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, द डायमीटर ऑफ अ बबल at the surface of a lake is 4 mm and at the bottom of the lake is 1 mm। अच्छी बात है भाई। कह रहे हैं कि जो एक बबल है, एक जो बुलबुला है, उसका जो डायमीटर है वो सरफेस पर कुछ और है और लेक के अंदर बॉटम पे कुछ और है। ठीक है, तो मतलब अपने पास एक लेक है, बेसिकली एक लेक का कि कुछ ऐसे हमने उसको एक हाइट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो ये लेक है जिसकी ये वाटर लेयर्स है, ठीक है, और ये मान लो ये बॉटम लेयर है। ठीक है, तो इस लेक की एक अपर लेयर है, दैट इज ए लेयर, और ये एक बॉटम लेयर है, दैट इज बी लेयर। कहते हैं जब वो बबल सरफेस पर होता है, जब वो बबल सरफेस पर होता है तो उसकी जो डायमीटर होती है, ये डायमीटर होती है 4 mm। मतलब ये जो डायमीटर होती है इसकी, ये होती है 4 mm। जब ये बिल्कुल कहां पर होता है? सरफेस पर, तो इसकी डायमीटर होती है 4 mm। लेकिन जब ये लेक के बॉटम पर आ जाता है, यही बबल कह रहे हैं, जब वो लेक के बॉटम पर आ जाएगा तो इसकी डायमीटर हो जाएगी मात्र 1 mm। तो अब इसकी डायमीटर हो जाएगी 1 mm। तो डायमीटर 1 mm हो गई। मतलब ये बबल बेसिकली क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम बदल रहा है। और वॉल्यूम बदल रहा है क्यों? क्योंकि डायमीटर बदल रही है, मतलब इसका वॉल्यूम बदलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बबल को मान ले स्फेरिकल है, सो लेट द बबल बी स्फेरिकल इन ज्योमेट्री। सो लेट द बबल बी स्फेरिकल इन ज्योमेट्री। स्फेरिकल है ज्योमेट्री में, ठीक है।
अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी जितना क्वेश्चन पढ़ा है उतना अपन सॉल्व करते जा रहे हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो, जैसे जैसे आप वहां पर आओ, लाइन बाय लाइन जो जो डेटा आपको मिलता जाए उस डेटा पर आप काम करना शुरू कर दो, सो दैट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जब आप पहुंचोगे लास्ट में तो आपका 70% आंसर आ चुका होगा। बस 30% आपको आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। यही टेक्निक अपन को जेईई में लगानी है। तो अभी मैंने पहली 2 लाइनें पढ़ी हैं, यहां तक एमएम तक पढ़ा, और मैं कहानी कर रहा हूं कि एक बबल है जो 4 mm है सरफेस पर, और लेक के बॉटम तक आते आते उसका जो डायमीटर होता है वो 1 mm हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं लेट द बबल बी स्फेरिकल इन ज्योमेट्री। स्फेरिकल ज्योमेट्री में तो मतलब उसका वॉल्यूम बदल रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम बदल रहा है, और वॉल्यूम बदल रहा है तो खास तौर से कम हो रहा है, क्योंकि पहले डायमीटर 4 mm था तो 4 mm के हिसाब से वॉल्यूम निकलेगा, नीचे आ गया तो 1 mm का हो गया तो 1 mm के हिसाब से वॉल्यूम निकलेगा। तो भैया 4 से 1 वो अगर पहुंच गया है तो वॉल्यूम जो हो रहा है वो कम हो रहा है। और वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम इस, देखो स्फीयर का वॉल्यूम वैसे तो होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन यहां रेडियस या तो रेडियस से निकाल लो या फिर डायमीटर से डायरेक्ट होता है 1/6 पाई r क्यूब, क्योंकि मतलब 1/6 पाई d क्यूब, पाई d क्यूब वेयर d इज द डायमीटर, क्योंकि रेडियस जो होती है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, रेडियस कैसे निकलेगी d/2 करके, तो तुम d/2 करोगे तो वहां से कैंसिल हो जाएंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा नीचे, ठीक है ना, मतलब रेडियस हो जाएगी d/2, तो रेडियस की जगह अगर d/2 रखेंगे तो वहां पर क्यूब हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट होकर 1/6 बचेगा। तो आपके पास ये भी फॉर्मूला, ये रेडियस के रूप में 4/3 पाई r क्यूब या फिर 1/6 पाई d क्यूब, अपन ये रख लेंगे 1/6 पाई d क्यूब, क्योंकि अपने को डायमीटर डायरेक्ट दिया हुआ है। अब क्लियर दिख रहा है भैया, जो वॉल्यूम है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब डायमीटर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, जब डायमीटर छोटा, जहां नीचे बॉटम पर आकर डायमीटर छोटा हो गया तो वॉल्यूम छोटा हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 180 m, अगर एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर दिया गया है उसको, वो प्रेशर है 180 m, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर है वो 180 m है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द लेक वाटर एंड द एटमॉस्फेयर आर इक्वल, और पानी का जो टेम्परेचर है और वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, आपको लेक की ये डेप्थ बतानी है, मतलब ये जो लेक की डेप्थ है ना, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है ना, आपको वो बतानी है, ये डेप्थ। इस डेप्थ को अपन एच मान ले, एच वैसे हाइट होती है बट ठीक है, ये अपन ने डेप्थ को एच बोल दिया, तो अपन को ए से बी तक की डेप्थ बतानी है, ये कितनी है, और कहा गया है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको पता चल गया होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो एक ही लॉ लगना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो एक ही लॉ लगना है, कौन सा? बॉयल्स लॉ, दैट इज PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और PV अगर कांस्टेंट है तो यहां का प्रेशर और वॉल्यूम मान लेते हैं P1V1 है, तो यहां का मान लेते हैं P2V2 है, A का P1V1 है और B का P2V2 है, ये इक्वल होंगे, तो एट सरफेस इट विल बी P1V1, एट सरफेस यानी कि सरफेस के ऊपर, एट सरफेस इट विल बी P1 into V1, एंड एट बॉटम ऑफ द लेक, एट बॉटम यानी कि B पर, इट विल बी P2V2, इट विल बी P2V2, दोनों केस में इट विल बी always equal to a constant, so it will always be equal to a constant. So what we can conclude from here that P1V1 will be equal to P2V2, क्योंकि टेम्परेचर सेम है और A के समय प्रेशर कम था तभी वॉल्यूम ज्यादा था, 4 mm के हिसाब से था, और फिर नीचे प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो गया। देखो 1 mm के हिसाब से डायमीटर आ गया, अब 1 mm के हिसाब से डायमीटर कितना वॉल्यूम देगा वो अपन निकाल लेंगे, क्योंकि अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज इंडिविजुअली, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा ये कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अप्लाई करें,
अप्लाई करते हैं यहां पर। प्रेशर 1 P1 कितना है, सरफेस पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा इस पर, मतलब यहां से एटमॉस्फेरिक एयर ही होगी जो प्रेशर लगाएगी, और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो यहां पर अपन 1 atm मान लेंगे। तो सरफेस पर इट विल बी 1 atm इंटू वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम विल बी 1/6 इंटू पाई इंटू डायमीटर का क्यूब, डायमीटर कितना है 4 mm, तो इट विल बी 4 mm का क्यूब। क्लियर हो गया, तो इट विल बी 4 mm का क्यूब। हाइट भी याद रखना mm में निकलेगी, बाद में अपन उसको मीटर या किलोमीटर जैसा चेंज करना होगा वैसा चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगी 1 इंटू 1/6 इंटू पाई इंटू 4 mm क्यूब, पाई डी क्यूब विल बी इक्वल टू P2V2। अब यहां का प्रेशर हमें नहीं पता क्योंकि अंदर का प्रेशर नहीं बताया कितना है, तो अंदर का प्रेशर अपन P2 मान लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम अपन को पता चल जाएगा क्योंकि इसकी डायमीटर दी हुई है और बोला इसकी डायमीटर 1 mm हो गई है, तो 1 mm के हिसाब से 1/6 पाई डी क्यूब, और डी क्यूब बोले तो 1 का क्यूब। क्लियर हो गया, जो कट पिट रहा है उसको काट पीट दो, 1/6 से 1/6 सीधा कट रहा है, पाई से पाई सीधा कट रहा है, क्या बच गया यहां पर बच गया 4 mm का क्यूब, 4 mm क्यूब इज 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 64 इक्वल टू, यहां क्या बचा, यहां कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल, तो P2 की वैल्यू आ गई 64, यानी कि P2 आ गया कितना 64 atm, 64 atm। ये आ गया टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक। लेक के बॉटम पर इतना प्रेशर है विच इज 64 atm। लेकिन याद रखना ये जो लेक के बॉटम पर प्रेशर है 64 atm, वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, तो मतलब बबल के ऊपर सिर्फ जो प्रेशर लग रहा है वो 64 माइनस 1 atm लग रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप माइनस करोगे तो यहां पर जो एक्चुअली प्रेशर होगा एट द बॉटम ऑफ द लेक वो कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 atm, यानी कि 63 atm। संपट पड़ा 63 कैसे आया, ये तो 64 आएगा, इसको सॉल्व करोगे P1V1 इक्वल टू P2V2, ये अपन ने बॉयल्स लॉ लगा दिया, यहां पर अपन ने क्या लगाया था बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से ये दोनों इक्वल हो गए। अपने को यहां का प्रेशर मालूम था 1 atm है, इक्वल इनटू इसका वॉल्यूम यहां पता था, इक्वल टू यहां का प्रेशर नहीं पता था, अननोन था, तो उसको P2 मान लिया, और यहां पर वॉल्यूम हमें पता था 1 mm के हिसाब से 1/6 पाई इंटू 1 क्यूब हो जाएगा। जो जो कट पिट रहा था सब काट दिया, अल्टीमेटली P2 बचा, P2 आ गया 64 atm। लेकिन ये जो प्रेशर है ये टोटल फाइनल प्रेशर है, इसमें जो बबल के ऊपर एक्चुअल प्रेशर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो पहले से लग रहा था, तो नीचे जाकर सिर्फ एक प्रेशर जो लगा है वो कितना लगा है 64 फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर जो कि 1 atm था, तो 64 माइनस 1 करना पड़ेगा 61। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लेक, प्रेशर एट बॉटम ऑफ द लेक, pressure at the bottom of lake is equal to 64 minus 1, that is equal to 63 atm. So that is equal to 63 atm. अब यहां पर 63 atm प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लेक आया, मतलब एक्चुअली दिस इज प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर कह लो, या फिर दिस इज नथिंग बट दिस इज प्रेशर ड्यू टू वाटर। तो भैया ये पानी के हिसाब से ये प्रेशर है, तो ये पानी की वजह से प्रेशर है या पानी के हिसाब से प्रेशर है, सो दिस विल बी प्रेशर ड्यू टू वाटर। अब हमें क्या करना है, हमें तो अल्टीमेटली ये H निकालना है। तो देखो इस लेक वाटर के हिसाब से ये जो H आया है ये हाइट के द्वारा प्रेशर जो लग रहा है और जो हमारे हिसाब से प्रेशर लग रहा है 63 atm, उनको हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब वाटर ऑफ प्रेशर इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट। क्योंकि अगर वाटर के हिसाब से हम प्रेशर देखें तो वो होता है PDHG, प्रेशर इंटू डेंसिटी वाटर का इंटू हाइट, H जो हमको दे रखा है जो मर्क्यूरी में डिस्प्लेस होगा जब भी वो रखेंगे, और D इज द डेंसिटी इंटू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
विल बी इक्वल टू दिस रो एच जी। रो मतलब यहां पर डेंसिटी, एच मतलब यहां की हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां, और डेंसिटी यहां पर हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अगर हम आगे बढ़ेंगे गिवन डेटा पे काम करेंगे तो द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर एंड एचजी आर 1 ग्राम पर एमएल एंड 13.6 ग्राम पर एमएल रिस्पेक्टिवली। तो ये 13.6 ग्राम रिस्पेक्टिवली होगा। नेग्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, यहां पर एक और प्रेशर जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होगा उस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, वो एक एडिशनल प्रेशर जो लगेगा उस पर, उसको आपको इग्नोर करना है क्योंकि वो सरफेस टेंशन के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना है। द प्रेशर ऑन द बबल इज इक्वल टू 180 एम व्हेन इट इज एट द सरफेस। तो ये तो हमने ऑलरेडी मान लिया है कि 180 एम है भाई, ये 180 एम है जब बबल सरफेस पर है क्योंकि सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो अपने को क्या करना है बेसिकली, यहां पर अपने को खेल ये करना है कि यहां पर जो PdHg होगा, P इंटू डी इंटू एच इंटू जी विल बी इक्वल टू रो एच जी, यहां से हमें निकालना पड़ेगा। और यहां पर ये जो H है ये वाटर की हाइट है, वाटर लेक की हाइट है, तो ये लेक हाइट है, ये लेक हाइट है। और यहां पर ये जो H है ये तो मर्क्यूरी का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मर्क्यूरी Hg का डिस्प्लेसमेंट है, Hg कॉलम की हाइट है, तो ये Hg कॉलम से हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा, दिस प्रेशर विल बी कम आउट टू बी, ध्यान से देखेंगे तो दिस प्रेशर विल कम आउट टू बी 63 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी दी थी यहां पर, तो डेंसिटी मर्क्यूरी की कितनी है 13.6 ग्राम पर एमएल, तो दिस विल बी इंटू 13.6 ग्राम पर एमएल। हाइट Hg कॉलम कितना डिस्प्लेस करेगा, एटमॉस्फेयर में तो 760 mm ऑफ Hg, तो ये 760 mm ऑफ Hg, G को एज इट इज रखते हैं क्योंकि वो कट जाएगा। रो, यहां पर रो कितना है डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, सो दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर एमएल, तो दैट विल बिकम 1 इंटू हाइट हमें निकालनी है और G को हम G रखते हैं क्योंकि अभी ये कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले G और G को कैंसिल कर देते हैं, तो H will be equal to, this implies H will be equal to 63 into 13.6 into 760। ये हाइट आएगी किसमें, मिलीमीटर में H की, तो मिलीमीटर में H की हाइट आएगी, तो वी हैव दिस एज 63 into 13.6 into 760। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो वी हैव 63 into 13.6 into 760, तो द आंसर विल बी 651,168 651,168 मिलीमीटर। लेकिन हाइट हम मिलीमीटर में नहीं नापेंगे, बहुत कम हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसको अपन पहले मिलीमीटर से मीटर में ले जाते हैं। तो मीटर में कैसे ले जाएंगे, 3 डेसिमल पीछे आ जाएगा, और किलोमीटर में ले जाएंगे तो और 3 डेसिमल पीछे आ जाएगा, मतलब 6 डेसिमल पीछे आएगा, तो इट विल बी 0.65 किलोमीटर। सो द हाइट ऑफ द लेक इज 0.65 किलोमीटर। तो ये जो हाइट होगी लेक की वो इतनी होगी, दैट इज इक्वल टू 0.65 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर है। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द लेक हाइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सब कुछ पहले एमएम में कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर आप मीटर में भी निकाल सकते हो, किलोमीटर में भी निकाल सकते हो, बट क्योंकि क्या होता है हाइट थोड़ी सी बड़ी लेंथ होती है इसलिए उसको मिलीमीटर में नहीं रखते। एटलीस्ट आप चाहो तो मीटर में रख सकते हो या चाहो तो किलोमीटर में रख सकते हो। तो मैंने आंसर किलोमीटर में निकाल दिया है। हाइट विल कम आउट टू बी 0.65 किलोमीटर। तो जो लेक की हाइट है, ये जो आपको हाइट दिखाई गई है यहां पर, ये हाइट आपकी 0.65 किलोमीटर है। ये हाइट जो होगी 0.65 किलोमीटर होगी लेक की। क्लियर हो गया। तो जितने लोगों का ये आंसर सटीक है, सही बैठा है, वो लोग चेक बॉक्स पर अपने आप को नंबर 1 दे दे, मतलब एक स्कोरिंग कर सकते हैं खुद की और 1 मार्क अपने आप को अवॉर्ड कर सकते हैं। बट जितने लोगों का गलत है वो एक बार अच्छे से सोल्यूशन को देख लें और दोबारा इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन किया गया है, यहां पर हमने पूरा अप्लाई करके उसको देखा है। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते। पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो वी आर दिस एज सेकंड क्वेश्चन, डीपीपी का सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने भाई। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ।
इनमें से कौन सा कर्व बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता? वी हैव पीवी इक्वल टू के विच इज अ कांस्टेंट, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। इससे कई चीजें सामने आती है। पहली चीज तो यह है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या बल्कि कह लो वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के। एक ये चीज होती है। दूसरी ये चीज होती है कि जो प्रेशर होता है वो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? तो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज, अगर हम इसका लॉग ले लें, अगर हम इसका लॉग ले लें तो इसका लॉग लेने पर क्या होगा? log of PV will be equal to log of K, that is constant K. So we have this as log P plus log V will be equal to log of K. So this will be log P equal to log K upon log V, मतलब माइनस log V, ये हो जाएगा। अब इसको अगर कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये y हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगी, इसके साथ 1 है तो log v ये आपका mx हो जाएगा, मतलब ये आपका x हो जाएगा, ठीक है? तो log v और log k माइनस log v हो सकता है, तो ये log के टर्म्स में भी अपनी एक इक्वेशन आएगी। अब अपन यहां पर देख लेते हैं कौन सा ग्राफ अपने लिए सही है। देखो, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हाइपरबोलिक होना चाहिए, जो कि है भी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम हमने पहले ही कह दिया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जो ग्राफ आना चाहिए वॉल्यूम और प्रेशर का, वो हाइपरबोला आना चाहिए। तो हाइपरबोलिक कर्व आएगा, जो कि पहले पार्ट में है भी, पहले पार्ट में है भी, तो दिस विल बी हाइपरबोलिक। तो ये कर्व तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। बी कर्व अगर देखें log P और वर्सेस log 1/v, अच्छा log 1/v है तो log 1/v निकाल लेते हैं, log 1/v निकाल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन को बनाना पड़ेगा, एक काम करते हैं, इसको log 1/v के लिए बना लेते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर देख लेते हैं फिर और इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, pv इक्वल टू k, तो p इक्वल टू k अपॉन v लिख सकते हैं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स इट विल बिकम log p इक्वल टू log ऑफ k माइनस log ऑफ v, log k माइनस log ऑफ v। अब इसको अगर अपन को 1/log बनाना है, 1/log v माइनस बनाना है, v इनवर्स, तो log p विल बी इक्वल टू log k, यहां पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1/log v। अब इसको कंपेयर कर लो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वी हैव दिस एज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर ये c इंटरसेप्ट हो गया log k, तो ये log k हो गया, और log 1/v है, log 1/v है, यानी कि 1/v का log जो है वो x है, तो दिस विल बी log v माइनस 1, ये log p, और स्लोप जो है वो कुछ नहीं है तो इंटू 1 कर लो, मतलब m की वैल्यू 1 के बराबर है, यहां m की वैल्यू 1 के बराबर है, और m की वैल्यू 1 के बराबर है, इट मींस tan थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि m जो होता है वो स्लोप होता है, और स्लोप मतलब टेंजेंट ऑफ दैट थीटा, तो टेंजेंट ऑफ दैट थीटा इज पॉजिटिव, इट मींस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो अपने पास थीटा 90 डिग्री से कम आएगा। क्लियर हो गया? हमने क्या करा, हमने P इक्वल टू k/v था, ये कहां से आया? ये हमारे बॉयल्स लॉ से ही आया। अब P इक्वल टू k/v में हमने log ले लिया दोनों साइड, तो ये हो गया log P इक्वल टू log k/v log m/n, log m माइनस log n की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो log k माइनस log v हो जाएगा। log v को अगर रेसिप्रोकल बनाना है 1/v को, तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा log p इक्वल टू log k प्लस log 1/v। अब इसको कंपेयर करा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर सकते हो। तो log p की जगह y, log 1/v की जगह x के साथ कुछ नहीं है, तो हमने मान लिया 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर m मल्टीप्लाई होता है x के साथ, मतलब m की वैल्यू 1 हो गई, और ये y इंटरसेप्ट हो गया log k।
जो कि C से डिनोट होता है। अब स्लोप अगर m1 है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, 1 मतलब पॉजिटिव 1 है, तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब है थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। इसमें थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। तो ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है, ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस ग्राफ को देखो, log p वर्सेस log 1/v में ये ग्राफ जो एंगल दे रहा है लाइन का वो 135 डिग्री दे रहा है, और ये सिर्फ तब आ सकता था जब स्लोप नेगेटिव होता। जब log p वर्सेस log 1/v का जो ग्राफ होता, उसकी जो स्लोप होती, उसकी जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती, वो स्लोप नेगेटिव होती, तब 135 डिग्री आता। हमारे पास तो स्लोप पॉजिटिव आ रही है भाई, ये 1 आ रही है। ये जो स्लोप है ये m की वैल्यू क्या दे रहा है, m इक्वल टू 1, सो दिस स्लोप इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। एंड इफ स्लोप इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, ये 135 डिग्री एंगल हो ही नहीं सकता, हमेशा एंगल 90 डिग्री से कम होगा। ये ग्राफ गलत है, और हमें गलत ग्राफ ही पता करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, यहां पर क्लियर हो गया। तो ये अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा डी देखो, पीवी वर्सेस वी का कर्व दिया हुआ है, ये भी अच्छी चीज है। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है यार, पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट के बराबर है। मतलब पीवी का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी चेंज कर लो, पीवी का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, चाहे प्रेशर चेंज कर लो चाहे वॉल्यूम चेंज कर लो, क्योंकि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी के साथ ये एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये कर्व भी सही है, गलत नहीं है, ये कर्व भी बिल्कुल सही है। पीवी वर्सेस वी बनाओ चाहे पीवी वर्सेस पी बनाओ, पीवी को हमेशा कांस्टेंट रहना है, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हमेशा कांस्टेंट रहना है भाई। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा, यही तो बॉयल्स लॉ था, यही तो हमने पढ़ा है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, हेंस वी आर गॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अ सर्टेन सैंपल of a gas have a volume of 0.2 लीटर measured at 1 atm pressure and 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत सही, एक सैंपल है गैस का, एक सैंपल है गैस का, तो ये एक सैंपल है गैस का, ये अपने पास एक गैस का सैंपल है, ठीक है। इसका जो प्रेशर है, सॉरी, इसका जो प्रेशर है वो है 1 atm, इसका जो वॉल्यूम है वो है 0.2 लीटर, और इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, बट हमें सेल्सियस में रखना नहीं है, हमें केल्विन में करना है। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, तो ये 273 केल्विन हो गया। एट द सेम प्रेशर बट एट 273 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम विल बी। अच्छा, सेम प्रेशर है, सेम प्रेशर है, बट टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया, आपको बताना है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो आपने क्या करा, इस गैस को स्टेट 2 में ले गए, ये स्टेट 1 थी, अब यही गैस स्टेट 2 में आ गई है, स्टेट 2 में आ गई है, तो कैसी होगी इधर देखेंगे, तो ये गैस स्टेट 2 में आ गई है। स्टेट 2 में कैसे आ गई देखेंगे इधर, तो दिस इज इन स्टेट 2, तो ये हो गया है प्रेशर कितना, प्रेशर सेम है, तो प्रेशर अभी भी 1 atm है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम कितना हमें नहीं पता, हमें निकालना है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो से ये P1 V1 T1 है, तो ये P2 V2 हमें नहीं पता, और टेम्परेचर T2 भी बदल दिया, टेम्परेचर T2 कितना कर दिया है 273 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में 273 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 546 केल्विन। हमें V2 निकालना है, तो अपन सिंपल सी बात है, इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या लगा सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहां पर अपने को सारी चीजें दी हुई है सिवाय V2 के, तो V2 अपना सीधा निकल जाएगा।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। तो P1 इज व्हाट 1 इंटू V1 इज व्हाट 0.2 अपॉन T1 इज व्हाट 273 विल बी इक्वल टू P2 कितना है 1, V2 हमें नहीं पता, एंड T2 विल बी 546, तो इट विल बी 546। सो दिस इंप्लाइज, यहां से हमारा V2 निकल जाएगा, तो V2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 546 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 273। क्लियर हो गया? 546 इंटू 0.2 इक्वल टू 273। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 546 और ये कैंसिल आउट, तो ये 1 और ये 2, तो V2 सीधा आ जाएगा। देखेंगे V2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4, तो 0.4 लीटर आएगा, क्योंकि V2 हमें V1 हमें लीटर में ही दिया था, हमने लीटर में ही रखा है, तो V2 भी हमारा लीटर में आएगा 0.4 लीटर इक्वेशन ऑफ स्टेट को लगाकर। तो 0.4 लीटर, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहां पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? सिंपल सा अपन ने इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा दिया, P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और एक और काम कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें मालूम था प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे चार्ल्स लॉ के हिसाब से, तो आप V1 अपॉन T1 इक्वल टू कांस्टेंट, तो V1 T1 इक्वल टू V2 T2 लगाकर भी कर सकते थे। और अगर आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाओगे तो भी बात वही है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट अल्टीमेटली सारे लॉस को कंबाइन करके ही आई है। तो चाहो तो आप चार्ल्स लॉ इंडिविजुअली लगा दो, या फिर आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा दो, दोनों बातों से दोनों बातें एक ही है, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो P1 और P2 सेम था यहाँ पे, तो P1 P2 कट जाता, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 चार्ल्स की इक्वेशन बन जाती। तो चार्ल्स की इक्वेशन से भी इक्वेशन बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर V2 इक्वल टू 0.4 लीटर आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो V2 इक्वल टू 0.4 लीटर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ओके, लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डीपीपी के कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत तरीके से हमने देख लिया कि इसमें न्यूमेरिकल्स ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, या फिर ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके जेई के पेपर में भी आएंगे। तो जेईई के पेपर में आपके भी इसी तरीके से सवाल आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें बताना है विच इज इनकरेक्ट कर्व फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए इनकरेक्ट कर्व इनमें से कौन सा है, कौन सा जो कर्व है वो गलत बनाया गया है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। तो बता लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या है, PV इक्वल टू K कांस्टेंट, PV इक्वल टू K कांस्टेंट। तो अपन एक काम करते हैं, सारी कर्व्स देखते हैं किसके वर्सेस किसके बने हुए, मतलब क्या है y क्या है x, y वर्सेस x में देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करते रहेंगे। ठीक है ना, बस इतना पता भी PV इक्वल टू K कांस्टेंट होता है। पहला कर्व है P बाय V वर्सेस 1 बाय V, P बाय V वर्सेस 1 बाय V। तो P बाय V वर्सेस 1 बाय V, तो एक्चुअली क्या होगा देखेंगे यहां पर। तो PV इक्वल टू K कांस्टेंट, तो P इक्वल टू K अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास 1 बाय V तो चलो आ गया, लेकिन यहां P बाय V चाहिए था। तो एक काम करते हैं ना, अपन दोनों तरफ V को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से देखो, यहां से भी V डिवाइड होगा और यहां से भी V डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा P बाय V इक्वल टू K अपॉन V का स्क्वायर। और इसको देखना, ये हो जाएगा P अपॉन V इक्वल टू K को अलग लिख दो और ये 1 बाय V स्क्वायर कर दो। ठीक है, अभी समझ में आया। तो P बाय V इक्वल टू K इंटू 1 बाय V का स्क्वायर। अब देखो वो बोल रहे हैं P बाय V वर्सेस 1 बाय V, तो 1 बाय V और P बाय V का रिलेशन जो होगा वो पैराबोलिक होगा। इट्स अ पैराबोलिक कर्व, तो ये पैराबोलिक कर्व होगा भाई, और ये है भी पैराबोलिक। देखो ग्राफ में दिख भी रहा है, ये पैराबोला बना रहा है। ठीक है ना, और बढ़ेगा क्योंकि P बाय V 1 बाय V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय V से बढ़ेगा, तो P बाय V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। तो मतलब ये स्टेटमेंट, ये ग्राफ करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये ग्राफ करेक्ट है।
लेकिन मैं इसी से जुड़ा हुआ सी वाला ऑप्शन देखता हूं, ठीक है, बाकी फिर अपन लॉग वॉग वाली अलग से बात करेंगे। ये देखो ये ऑप्शन, इसमें कहना है पी बाई वी भी पैराबोलिक बना रहे हैं 1 बाई वी के वी स्क्वायर के साथ। 1 बाई वी के साथ पैराबोलिक है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है उसमें, तो स्क्वायर वाली इक्वेशन आती है तो हमारे पास क्या आता है, पैराबोलिक पाथ आता है, पैराबोलिक इक्वेशन आती है। तो यहां पर 1 बाई वी स्क्वायर से तो वो डायरेक्टली है, क्योंकि p बाई वी को तुम एक मानो, इसको तुम एक मानो, और 1 बाई वी स्क्वायर को तुम एक मानो। तो p बाई वी को तुम एक मानो और 1 बाई वी स्क्वायर को एक मानो, तो क्लियर दिख रहा है p बाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। 1 बाई वी स्क्वायर के साथ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, 1 बाई वी स्क्वायर के साथ पैराबोलिक नहीं आएगा। यह गलत ग्राफ है और यही हमारा फिर सही आंसर है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आंसर सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया जो हमें यहां पर मिलेगा। बाकी अभी मैं बी और डी ग्राफ की और बात कर लेता हूं, लेकिन ये हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी। अब बी की बात करते हैं, लॉग पी वर्सेस लॉग वी। ये तो बहुत सिंपल है, अपन ने देख लिया था। यहां पर खेल करते हैं लॉग का खेल करते हैं। यहां पर देखेंगे लॉग का खेल करेंगे, लॉग का। तो यहां पर अब देखेंगे लॉग का खेल करते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लें यहां पर, बल्कि थोड़ा सा कलर बदलते हैं, कलर थोड़ा सा लाइट और लेते हैं और थोड़ा लाइट लेते हैं, ठीक है, ये चलेगा। अब यहां देखेंगे अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो लॉग ऑफ पी वी विल बी इक्वल टू लॉग के, तो लॉग पी वी विल बी इक्वल टू लॉग के, ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग के। तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग वी। कंपेयरिंग इट विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा c y इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा x log v, लेकिन इसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि -1 स्लोप आ रहा है। और स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो एंगल बोलेंगे यहां पर, एंगल विल बी थीटा विच विल बी मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा अगर नेगेटिव मतलब थीटा 90 डिग्री से बड़ा। यहां पर 135 डिग्री दिया है, कर्व बिल्कुल सही है, ये कर्व भी बिल्कुल सही है, हेंस हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो थीटा विल बी मोर देन 90 डिग्री, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें थीटा 135 डिग्री दिया हुआ है, जो एंगल है, जो स्लोप है वो 135 डिग्री आ रही है। तो ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है, ये कर्व भी बिल्कुल सही है। अब इसकी और बात कर लेते पीवी स्क्वायर वर्सेस वी की। पीवी स्क्वायर वर्सेस वी की देखो, यहां पर बॉयल्स लॉ को कितने अलग अलग फॉर्म में अपन को बताया गया है। तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं पीवी इक्वल टू के, ठीक है, और हमें किसको बताना है, किसका ग्राफ बताना है, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी का। अच्छा, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ वी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं किसका, वी का। सो मल्टीप्लाइंग वी ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग v on both sides, multiplying v on both sides, तो p इंटू v इक्वल टू k इंटू v, तो ये हो जाएगा pv का स्क्वायर इक्वल टू kv। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो pv का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, pv का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो पीवी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्लियर हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस, एंड यू शुड गेट द स्ट्रेट लाइन फॉर दिस। तो जब भी इसका कर्व बनाओगे स्ट्रेट लाइन पीवी स्क्वायर वर्सेस वी का, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी, और स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यानी कि थीटा 90 डिग्री से कम होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मोर ओवर सी इंटरसेप्ट 0 होगा, मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। ये कर्व भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इनकरेक्ट कर्व बताना है। तो ये 3 कर्व सही है, ये वाला कर्व गलत था, तो हमारा ऑप्शन आ गया सी, जो कि बिल्कुल सही और सटीक आंसर आया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहां से, जो कि सी कर्व हमारा बिल्कुल सही आया है क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो।
क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से आया है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लपकेंगे, विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। तो क्लियर हुआ ये कर्व? यहां पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और बॉयल्स लॉ नहीं बल्कि आगे भी जितने लॉज आएंगे उसमें भी ग्राफ वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। या तो न्यूमेरिकल आएगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये दोनों चीजें अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। इधर भी एक स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं यहां पर क्या कहना चाहता है भाई। अ वेदर बलून इज इन्फ्लेटेड विथ हीलियम। ठीक है, एक बलून है जिसको आपने हीलियम से भरा हुआ है। आपको पता है ना, वो हीलियम वाले बलून्स होते हैं जो क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, बिकॉज लाइटर होते हैं एयर से। तो वो एयर की डेंसिटी को, क्योंकि एयर की डेंसिटी ज्यादा, उस बैलून की डेंसिटी कम है, तो वो एकदम हाथ से छूटे तो हवा में नहीं उड़ जाते। तुमको लगता है भगवान के पास चले गए, पता नहीं कहां चले गए। वो बैलून है जो हीलियम से भरा हुआ है। ठीक है, हीलियम वाले बलून्स होते हैं। द बैलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब। बैलून का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है। तो भैया ये मान लो आपके पास ये एक बैलून है आपके पास। तो इस बैलून का जो वॉल्यूम है वो आपको दे दिया है कितना, 100 मीटर क्यूब। बढ़िया बात है। एंड इट मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ 0.10 ATM। इसमें जो प्रेशर होना चाहिए बैलून का, जो एयर के मतलब बैलून में जो एयर है उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 0.10 ATM। एंड इट मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ 0.10 ATM। अब इफ 50 लीटर गैस सिलेंडर्स ऑफ हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 100 ATM आर यूज्ड, अगर 50 लीटर गैस सिलेंडर हीलियम का 100 ATM प्रेशर पर यूज होता है, तो आपको हाउ मेनी सिलेंडर्स आर नीडेड, तो आपको कितने सिलेंडर्स लगेंगे इसको भरने के लिए। 50 लीटर गैस सिलेंडर्स ऑफ हीलियम। ठीक है, तो अब देखो आपको इतने प्रेशर पर 50 लीटर गैस सिलेंडर भरना है। ठीक है, तो मतलब 0.10 ATM पर 50 लीटर गैस आएगी हीलियम की। 50 लीटर गैस आएगी, 50 लीटर गैस 0.10 ATM पर, बिकॉज इट मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ 0.10 ATM। तो 0.10 ATM पर 50 लीटर गैस आएगी। ठीक है, लेकिन हमें 0.10 ATM पर थोड़ी ना भरना है। उसका जो प्रेशर है बेसिकली वहां पर जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है, 100 मीटर क्यूब है। तो इट मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ 0.10 ATM। अब यहां पर समझो 0.10 ATM पर 50 लीटर की गैस लग रही है, जबकि आप इसको यूज 100 ATM पर कर रहे हो। यू आर यूजिंग इट एट 100 ATM। तो फिर कितनी गैस लीटर में भरेगी? 0.10 में 50 लीटर भर रही है, तो 1 ATM पर कितनी भरेगी? 1 ATM पे 50 अपॉन 0.1। और फिर 100 ATM पर कितनी भरेगी? क्योंकि 100 ATM पर आप यूज कर रहे हो ना इस सिलेंडर को, तो 100 ATM पर इस सिलेंडर से गैस कितनी मिलेगी? 50 अपॉन 0.1 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एज 50,000। तो दिस विल बिकम 50,000 लीटर ऑफ गैस। तो ये आपको हीलियम की गैस मिलेगी 50,000 लीटर। कितनी मिलेगी? 50,000 लीटर ऑफ गैस हीलियम की मिलेगी, अगर आप 50 लीटर के गैस सिलेंडर को 100 ATM प्रेशर पे यूज करते हो तो। ठीक है, अब 50,000 लीटर की गैस आपको एक सिलेंडर से मिल रही है। कन्वर्ट दिस इनटू मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए बैलून को भरने के लिए 100 मीटर क्यूब, क्योंकि बैलून का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है, तो हमें इसमें 100 मीटर क्यूब का एयर भरनी है। अब 100 मीटर क्यूब के लिए हमें कितने सिलेंडर लगेंगे वो तब पता चलेगा जब हमें ये लीटर जो गैस के एक सिलेंडर से मिल रहा है, जो एक सिलेंडर से इतनी लीटर की गैस मिल रही है, उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें। तो हमें यहां पर पता है दैट 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 लीटर। सो दिस इंप्लाइज 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसमें हम 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, और 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 जीरो कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। ये आ गया 50 मीटर क्यूब ऑफ गैस।
और ये कितने सिलेंडर से आ रही है? एक सिलेंडर से आ रही है, जिसमें 50 लीटर गैस 0.1 एटीएम पर थी। तो उसमें अगर 100 एटीएम के हिसाब से देखोगे तो 50,000 लीटर आ रहा है। 50,000 लीटर मतलब 50 मीटर क्यूब। सो इट विल कंटेन 50 मीटर क्यूब ऑफ गैस। तो 50 मीटर क्यूब ऑफ गैस विल बी प्रेजेंट इन वन सिलेंडर। तो इट विल बी प्रेजेंट इन वन सिलेंडर, एक सिलेंडर में ये प्रेजेंट है। इट विल बी प्रेजेंट इन वन सिलेंडर। तो 50 मीटर क्यूब ऑफ गैस विल बी देयर इन प्रेजेंट इन वन सिलेंडर। और हमें इस बैलून को 100 मीटर क्यूब तक भरना है। तो 50 मीटर क्यूब एक सिलेंडर से, तो हाउ मेनी सिलेंडर यू विल रिक्वायर्ड? 2 सिलेंडर। सिंपल सी बात है, बिकॉज नंबर ऑफ सिलेंडर रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? कितना वॉल्यूम भरना है आपको? 100 और 100 आपको भरना है यहां पर, और कितना यहां पर है? एक सिलेंडर से 50। 100 मीटर क्यूब भरना है और 50 मीटर क्यूब एक सिलेंडर से, तो नंबर ऑफ सिलेंडर विल कम आउट टू बी 2। तो यहां से नंबर ऑफ सिलेंडर जो होंगे वो कितने आ जाएंगे आपके पास? 2 आ जाएंगे। तो यहां पर 2 सिलेंडर्स आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहां पर हमारा 2 आंसर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 सिलेंडर। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो 0.10 एटीएम पर था आपके पास, तो 0.10 एटीएम पर आपको उसको भरना है जिसमें 50 लीटर गैस होती है। तो अगर वो 100 एटीएम पर होगी तो कितने लीटर गैस आएगी? तो अपन ने उसको निकाल लिया कि भाई अगर 100 एटीएम पर चली जाती है वो, तो उसके अंदर जो गैस होगी वो आ जाएगी 50,000 लीटर, क्योंकि 0.1 एटीएम के हिसाब से 50 लीटर गैस है। तो 100 एटीएम के हिसाब से 50,000 लीटर गैस होगी। अब 50,000 लीटर गैस मतलब 50 मीटर क्यूब की गैस, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, यानी कि 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो हमने कहा 3 जीरो कम कर दो तो मीटर क्यूब में आ जाओगे। तो 50,000 में 3 जीरो कम होंगे तो 50 बचेगा। तो 50 मीटर क्यूब आपको एक सिलेंडर के अंदर का गैस है। लेकिन वॉल्यूम जो पूरे बैलून का है वो 100 मीटर क्यूब है। तो उस बैलून को पूरी तरीके से भरने के लिए कितने सिलेंडर लगेंगे? 2 सिलेंडर लगेंगे, क्योंकि एक सिलेंडर 50 मीटर क्यूब का गैस देगा तो दूसरा सिलेंडर भी 50 मीटर क्यूब का देगा। तो टोटल 100 मीटर क्यूब से बैलून भर जाएगा। तो 2 सिलेंडर विल बी द आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? विल मूव टू द 6th क्वेश्चन, बट पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अब हमारा है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 2 glass bulbs A and B are at same temperature and are connected by a very small tube having a stop cork। ठीक है, आपके पास 2 ग्लास बल्ब है। 2 ग्लास बल्ब कुछ नहीं, कुछ ऐसे रहेंगे, एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ स्मॉल ट्यूब। स्मॉल ट्यूब से कनेक्टेड है। ये एक स्मॉल ट्यूब है जिससे कनेक्टेड है। ठीक है, स्मॉल ट्यूब से कनेक्टेड है, विच इज हैविंग अ स्टॉप कॉर्क। इसमें बीच में एक स्टॉप कॉर्क होगी। ठीक है, ये ऐसे एक कॉर्क लगा दी सो दैट गैसेस जो है वो बाहर ना जाए। बल्ब ए, इसको अपन ए बोल देते हैं और इसको फिर बी बोल देते हैं। बल्ब ए हैज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 मीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड कंटेन द गैस व्हाइल बल्ब बी इज एम्प्टी। बल्ब बी एम्प्टी है। ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क द प्रेशर फेल डाउन टू 20%। अच्छा, यहां पर प्रेशर मान लेते हैं P, और यहां पर प्रेशर हो जाएगा इसका 20%, तो 20/100 ऑफ P यहां का प्रेशर हो जाएगा। ये कब होगा? जब इसको ओपन कर दिया जाए, आफ्टर ओपनिंग। दिस इज आफ्टर ओपनिंग। तो इसका प्रेशर जो हो जाएगा वो लोअर डाउन होगा। पहले ये एम्प्टी था, पहले खाली था, लेकिन बाद में ये इसका प्रेशर जो होगा वो लोअर डाउन हो जाएगा पूरी गैस का। यहां पर हो जाएगा 20p/v। टोटल प्रेशर जो होगा 20p/v हो जाएगा। द प्रेशर फेल डाउन टू 20%। द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बी इज, आपको वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बताना है कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द बल्ब बी इज, इसका अपन को वॉल्यूम निकालना है, इसका अपने को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखो पहले ये खाली था, ये भरा था, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब था जिस समय प्रेशर P था। जब ये कॉर्क को ओपन कर दिया गया तो कुछ गैस यहां भी आ गई होगी, यहां भी आ गई होगी, और चूंकि गैस को ज्यादा वॉल्यूम मिल गया फैलने के लिए,
ज्यादा वॉल्यूम मिल गया तो इसने प्रेशर कम कर लिया होगा, और प्रेशर उन्होंने बताया कि 20% तक आ गई है। 20% कम नहीं कर लिया है, 20%। यहां पर देखो फेल डाउन टू 20%। अगर ये होता फेल डाउन बाय 20%, मतलब 20% तक गिर गई है, 20% से गिर गई है, 20% से गिर गई है, मतलब 80% प्रेशर हो गया। लेकिन प्रेशर फेल डाउन टू 20%, मतलब 20% तक गिर गई है। और 20% तक मतलब अब जो प्रेशर है वो पुराने प्रेशर का मात्र 20% रह गया, 20% रह गया, 80% गया, तो 20% अब प्रेशर रह गया। ये कब? जब ये ओपन हो गया पूरी तरीके से। हमें इस बी वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम है। तो एक काम कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ बी पार्ट बी वी। हमें वॉल्यूम निकालना है ना, सो लेट द वॉल्यूम ऑफ बी पार्ट बी ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। सो लेट द वॉल्यूम बी वी, और वी किस में ले ले अपन? ml में ले लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना, और सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, बिकॉज वी ऑल नो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो लेट द वॉल्यूम बी वी। बॉयल्स लॉ लगा दे सिंपल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो बॉयल्स लॉ लगा देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, according to Boyle's law, P1 V1 will be equal to P2 V2। यानी कि यहां पर जब A अकेला था तब, और जब यहां पर A प्लस B दोनों आ गया तब। सिर्फ A का नहीं, सिर्फ B का नहीं, ये A का था। क्योंकि इस समय B क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि B में कह रहे थे वो एम्प्टी है, कोई गैस ही नहीं है, तो गैस नहीं तो वैक्यूम है, वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है, इसलिए यहां B तो था ही नहीं ना, तो यहां पहले A था, बाद में A प्लस B दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो बाद में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, यानी कि A भी आ गया और B भी आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो यहां पर मेरी बात। प्रेशर 1 जब A अकेला था तो P था, हमें वैल्यू नहीं दी तो हमने P मान ली, और उस समय वॉल्यूम था 100 इक्वल टू। लेकिन जब कॉर्क ओपन कर दी तो प्रेशर मात्र 20% हो गया पुराना वाला, तो 20/100 इंटू पी, 20/100 इंटू पी करोगे तो यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेगा 5, तो P/5, तो ये हो जाएगा P/5, ये प्रेशर हो गया, इंटू नया वॉल्यूम। जो पुराना वॉल्यूम था वो तो आएगा ही 100, प्लस इसका वॉल्यूम और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्क खुल गई ना, नहीं तो 100 तो यहीं तक ही था, यहां तक ही था 100 तो, लेकिन जब ये कॉर्क खुल गई तो ये वॉल्यूम भी ऐड हो गया, और ये वॉल्यूम हमने कितना मान लिया? VML। तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा मतलब वो आ जाएगा 100 प्लस V, और सिर्फ B का वॉल्यूम V है, ये तो फाइनल वॉल्यूम है 100 प्लस V, क्योंकि गैस इसका भी वॉल्यूम घेरेगी और इसका भी वॉल्यूम घेरेगी। तो हमने कहा इसका तो घेर रखी थी 100, अब इसका और घेर लेगी V, तो 100 प्लस V होगा, और हमें सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालना है, बल्ब B का वॉल्यूम पूछा हमसे सिर्फ, तो हमें V की वैल्यू चाहिए, निकल जाएगा, बहुत आसान है। क्या करें यहां से? कुछ नहीं करना, P से P को उड़ा दो, उड़ा दिया, 500, ये 500 हो गया, इक्वल टू 100 प्लस V, सिंपल आंसर, V विल बी इक्वल टू 500 माइनस 100, तो दिस इंप्लाइज V इक्वल टू 400 ml मान लो, या फिर 400 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, दोनों बातें एक ही, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कितना? ये, तो ये फाइनल आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब, एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन डी हमारे यहां पर सॉल्व हो गया, तो वी गेट दिस एज वैल्यू 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 400 ml, तो 400 ml आपका यहां पर आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया है। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे फिर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने यही चीज देखी कि भैया ए का जो वॉल्यूम था वो 100 सेंटीमीटर क्यूब था। बाद में हमने कहा कि अगर वॉल्यूम पूरा गैस ऑक्यूपाई करेगी कॉर्क खुलने के बाद, तो बी का वॉल्यूम प्लस ए का वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई करेगी। तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 100 प्लस बी का वॉल्यूम, जिसको हमने वी मान लिया था, तो 100 प्लस वी होगा।
और उस हिसाब से हमने बॉयल्स लॉ की इक्वेशन लगा दी, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम कितना भी आपस में चेंज हो, प्रेशर कितना भी बढ़े उससे वॉल्यूम कितना भी घटे, या प्रेशर कितना भी घटे उससे वॉल्यूम कितना भी बढ़े, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो भैया सेम रहता है, वो प्रोडक्ट कभी नहीं बदलता, इसलिए प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे। तो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, सर्वे सर्वा इक्वेशन है, काम कर जाएगी। क्लियर हो गया? सिक्स्थ क्वेश्चन भी डन हो गया। लेट्स मूव टू दी सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर बॉयल्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट कांस्टेंट। अरे बहुत सिंपल है, बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट, मतलब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो अपने पास दो चीजें कांस्टेंट होती हैं यहां से, एक टेम्परेचर होता है, एक मोल्स होते हैं। तो टेम्परेचर और मोल्स, ये रहा टेम्परेचर और ये रहा मास। ए प्रेशर तो होता ही नहीं, तो मास एंड टेम्परेचर बोथ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा बिल्कुल। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मास एंड टेम्परेचर, क्योंकि मोल्स जो होते हैं वो मतलब मास ही है बेसिकली। मास एक्चुअली मोल्स की आड़ में आता है, डायरेक्ट मास नहीं रखते हम लोग, मोल्स रखते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो जिसका भी मास ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा, जिसका मास कम उसके मोल्स भी कम होंगे। तो मास मोल्स के हिसाब से चलता है, इसलिए टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट रखते हैं, मतलब टेम्परेचर और मास आपका दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ये आपका सटीक आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी। ओके, तो ये हो गया हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ, और एट्थ क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। तो आठवें क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं भाई। एट्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स log P वर्सेस log V वेरिएशन एज पर बॉयल्स लॉ। वही बात आ गई, कर्व वाली, ग्राफ वाली। देखो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? बॉयल्स लॉ के हिसाब से, और बॉयल्स लॉ में नहीं बल्कि हर लॉ में आपको ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ पर क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्ट लगता है उसमें। तो आजकल नया ट्रेंड है कि न्यूमेरिकल की जगह वो लोग ग्राफ पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है न्यूमेरिकल तो बच्चा बहुत मेहनत कर कर आएगा, लेकिन उसका कंसेप्चुअल ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, लॉजिकल ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, उससे ग्राफ से पता करते हैं। तो वो ग्राफ के क्वेश्चंस आजकल कुछ ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, चलो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा भाई? प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी कैप्ट कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या करें, लॉग ले लें, क्योंकि लॉग के टर्म्स में ना देखो लॉग पी वर्सेस लॉग वी बोला है भाई, log P versus log V। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या करें, ये हो जाएगा log PV विल बी इक्वल टू log कांस्टेंट को K मान ले, तो ये हो जाएगा log K। तो log P प्लस log V विल बी इक्वल टू log K। तो log this implies log P will be equal to log K will be equal to log K minus log V। तो log P जो हो जाएगा वो log K minus log V हो जाएगा। तो log P will be equal to log K minus log V। Compare it with y equal to mx plus c। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो y इक्वल टू x log v, ये m प्लस ये c। तो आपको क्लियर दिख रहा है, y की जगह log p आएगा, ये log k की जगह c, मतलब c की जगह log k, x की जगह log v, और स्लोप m है मतलब -1 है, तो ये -1 हो जाएगा। m इज -1, स्लोप नेगेटिव। तो यहां से एक चीज बड़ी क्लियर दिख रही है कि m की वैल्यू इज -1, m इज -1, और जब जब भैया स्लोप नेगेटिव हुआ है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हुई है, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हुई है जब भी स्लोप नेगेटिव हुआ है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा, देख लेते हैं अपन को कौन सा करेक्ट पता करना है कि इनकरेक्ट। अच्छा करेक्ट वाला पता करना है,
ठीक है ना, इस बार करेक्ट वाला पता करना, मतलब इस बार 3 गलत होंगे। log p वर्सेस log v, ये तो ये तो बनता ही नहीं है, क्योंकि log p और log v तो डायरेक्टली रिलेशन है ना। log p और log v, यस दे आर डायरेक्टली, बट दे आर नेगेटिव स्लोप के साथ, बट लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी। यहां पर जो हाइपरबोलिक पाथ दिया है वो नहीं होना चाहिए था, ये ग्राफ गलत है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, log v के बढ़ने से log p घटेगा या log p के बढ़ने से log v घटेगा, वो ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, बट स्ट्रेट लाइन से होंगे, बिल्कुल लीनियरली होंगे, तो लीनियरली डिक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, ये कर्व सही नहीं है, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, log p वर्सेस log v, स्ट्रेट लाइन है, बट दिक्कत क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिक्कत ये कि ये थीटा आ रहा है जो कि 90 डिग्री से छोटा है, तो ये 90 डिग्री से छोटा है, जबकि हमें थीटा चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, तो ये ग्राफ भी हमारा नहीं है। फिर स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है इसमें, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली दिख रही है, मतलब वो कह रहा है log p बढ़ेगा तो log v भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता भाई, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, ये नहीं होगा। ये ग्राफ भी वही है, सेम है, बस इसमें कुछ इंटरसेप्ट बना दिया है, ये ओरिजिन से पास हो रहा था, इसमें c0 था, जबकि c0 भी नहीं है, c log k के बराबर है, तो इसमें कुछ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये देखो इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये log k, लेकिन इसके साथ भी दिक्कत यही है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा दिया हुआ है, जो कि नहीं हो सकता, हमें थीटा चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ये है आंसर, log p वर्सेस log v। अब ये लाइन आपको दिख रही है, ये आपका थीटा हो गया, विच इज ऑब्वियसली 90 डिग्री से तो बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर से इधर है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, और ये इंटरसेप्ट है, तो ये अपना log k हो गया, ये log k हो गया, जो कि y इंटरसेप्ट बनाएगा, तो ये सही कर्व है। ठीक है, ये भी गलत कर्व था, ये सही कर्व है, और जो सही कर्व है वो हमारा आंसर होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया, डी ऑप्शन कैसे करेक्ट आंसर हो गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहां से हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी आ रही है, इनवर्स रिलेशन भी आ रहा है log p और log v का, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना कि बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन होगा, और इसमें एंगल जो आएगा वो एंगल आपका कितना आएगा, 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, क्योंकि m जो है स्लोप वो नेगेटिव है, क्योंकि m की वैल्यू -1 आ रही है यहां से, और -1 मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है, तभी स्लोप नेगेटिव आता है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा, ये कर्व हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया 8वां क्वेश्चन। अब करते हैं सॉल्व अपन 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन को यहां समझते हैं कि 9th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और कैसे ये सॉल्व होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द डेफिनेट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज 10 लीटर एट 5 atm प्रेशर। एक डेफिनेट टेम्परेचर दिया है, एक वॉल्यूम डेफिनेट मास भी दिया है। डेफिनेट टेम्परेचर डेफिनेट मास पहले ही समझ जाओ, बॉयल्स लॉ लगेगा। वैसे तो डीपीपी बॉयल्स लॉ की है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना बताएंगे कि बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। वो तो डीपीपी में हेडिंग लिखी है और हम लोग वही टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ की डीपीपी, तो सारे लॉ जो क्वेश्चंस होंगे वो बॉयल्स लॉ पर ही बेस्ड होंगे। लेकिन मान लो एक क्वेश्चन मिक्स्ड बैग में आ गया जहां पर पूरे चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए, तो फिर तुम्हें बस डेफिनेट टेम्परेचर और डेफिनेट मास से अपने मन में घंटी ये बजानी कि बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, क्योंकि टेम्परेचर और मास एक ही लॉ में फिक्स होता है, वो होता है बॉयल्स लॉ। इसलिए कांस्टेंट्स कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट से कई बार हमें लॉ याद रह जाता है, तो कांस्टेंट से लॉ याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो डेफिनेट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज 10 लीटर एट 5 atm प्रेशर। V1 दे दिया है 10 लीटर, P1 दे दिया है 5 atm प्रेशर। ठीक है, आगे पता करते हैं। एट द सेम टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीज टू 1 atm, P2 is decreased to 1 atm, 1 atm, the volume of the same gas, लल्लू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ द सेम गैस अपन को निकालना है, कितना होगा, बहुत सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। दिस इंप्लाइज
P1 5 इंटू 10, 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10 जो भी कह लो। P2 1 ATM, V2 नहीं पता, वही निकालना है, आंसर आ गया। लल्लू क्वेश्चन। 50 एंड दैट टू बी इन लीटर, क्योंकि हमने V1 भी लीटर में लिया है, तो V2 विल बी इक्वल टू 50 लीटर। तो V2 विल बी इक्वल टू 50 लीटर। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो वी हैव दिस एज ए ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 50 लीटर हमारा आंसर होगा। बॉयल्स लॉ लगाना है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। पहली कंडीशन दी थी कि प्रेशर था 5 ATM, वॉल्यूम था तब 10 लीटर, प्रेशर डिक्रीज हो गया, 1 ATM तक पहुंच गया। बताओ नया वॉल्यूम क्या होगा? तो नया वॉल्यूम होगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, नया वॉल्यूम V2 होगा P1 V1 अपॉन P2। P1 इज 5, V1 is 10 upon P2, P2 is 1, तो 5 into 10 will be the answer which is 50। तो 50 लीटर हमारा यहां पर आंसर हो गया। तो V2 जो आ गया भैया वो 50 लीटर आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो V2 की वैल्यू आ गई 50 लीटर। क्लियर हो गया 50 लीटर कैसे आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये तो निहायत ही लल्लू क्वेश्चन था, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग मुश्किलों के लिए सामने प्रिपेयर्ड रहते हैं, चुनौतियों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, और पता चलता है कि बड़ी आसान चीज आ गई। ठीक है, तो कभी शक होता है कि यार ये आसान चीज आ गई, मतलब ये वाकई में सही है कि हमने कुछ गलत किया है, क्वेश्चन हमने कुछ गलत पढ़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि ये क्वेश्चन सिंपल ही है, इजी है। और आप याद रखना, कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल या जेई का लेवल, इट्स नॉट अबाउट दी कि बहुत हाई लेवल का पढ़ना है, बहुत ऊपर के टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत हाई डिफिकल्ट लेवल को सॉल्व करना है, नहीं। इट्स ऑल अबाउट गोइंग इनटू द डेप्थ। इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू द हाइट, इट्स अबाउट गोइंग इनटू द डेप्थ। आप टॉपिक की गहराई तक जाओगे, बेसिक फंडामेंटल्स पर अगर आप रहोगे, तो आपको जेईई का मेंस और एडवांस दोनों के सवाल बन जाएंगे। इट्स हाई लेवल की बात नहीं है भाई, गहराइयों की बात है, गहराई ऊंचाइयों की नहीं, गहराइयों की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 अपना डन हो गया। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा लॉजिकल दिख रहा है, डायग्राम वाइग्राम जैसे दिख रहा है, बात कर लेते हैं। इन द अबव फिगर्स मतलब यहां पर बने हुए जो हैं, अ डॉल इज एंट्रैप्ड विद इन अ पिस्टन एंड सिलेंडर कंटेनिंग गैस। अच्छा, एक सिलेंडर है जिसमें गैस है और एक डॉल रख दी है, गुड़िया रख दी है, और इस डॉल का जो पिस्टन है, ये ऊपर पिस्टन है जो कि मूवेबल पिस्टन है। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर शोन इन फिगर 2। ठीक है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस जो दे रखी है फिगर 1 और फिगर 2 में दे रखी है। फिगर 1 में कंडीशन क्या दे रखी है? प्रेशर 10 ATM है, वॉल्यूम 800 ml है। प्रेशर 10 ATM, वॉल्यूम 800 ml। बाद में प्रेशर कम कर दिया, पिस्टन ऊपर चला गया ना, मतलब दबाव कम कर दिया, हल्का कर दिया, तो प्रेशर कम कर दिया 7 ATM, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज पर बॉयल्स लॉ। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटता था, प्रेशर कम हो गया, 10 से 7 हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, 800 से 1000 हो गया, 1000 वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आपको बताना क्या है इसमें? द वॉल्यूम ऑफ डॉल इज। अच्छा, डॉल का वॉल्यूम कितना होगा ये बताना है भाई, बहुत सिंपल है। एक काम कर लेते हैं, डॉल का वॉल्यूम हम V मान लेते हैं, VD मान लेते हैं, VD। So let the volume of doll is VD. Let the volume of doll is VD. Let the volume of doll is VD. अब वॉल्यूम अगर डॉल का VD है, तो वो VD का वॉल्यूम तो इसमें भी रहेगा जब 800 ml था, और इसमें भी रहेगा जब गैस का वॉल्यूम 1000 ml था। मतलब ये 800 और 1000 के अलावा होगा, क्योंकि 800 और 1000 जो दिया हुआ है बेसिकली वो क्या दिया हुआ है आपको, तो इसका वॉल्यूम आपको 800 जो दे रखा है उसमें डॉल का वॉल्यूम भी है, तो मतलब टोटल वॉल्यूम दे रखा है। इवन यहां पर भी जो 1000 ml दे रखा है ये टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो तुम्हें इसमें डॉल का वॉल्यूम माइनस करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, जो गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ लगेगा यहां पे, वो लॉ गैस के लिए बने, ना कि डॉल के वॉल्यूम के लिए बने। तो आपको डॉल का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम में तो गैस का वॉल्यूम और डॉल का वॉल्यूम दोनों है, जिसकी वैल्यू 800 है। तो सिर्फ गैस का वॉल्यूम क्या होगा?
800 में से डॉल का वॉल्यूम माइनस कर दो। डॉल का वॉल्यूम क्या है? वीडी है, तो वीडी को माइनस कर दो, उधर 1000 में से वीडी को माइनस कर दो, बॉयल्स लॉ लगा दो। क्लियर हो गया? सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से देखेंगे यहां पर P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, ये तो बॉयल्स लॉ होता ही है, P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। सो दिस इंप्लाइज प्रेशर 1 कितना है? 10, लेकिन जो V1 है वॉल्यूम 1 वो गैस का है, और वॉल्यूम ऑफ 1 गैस का जो होगा वो 800 में से VD को माइनस करके बनेगा, तो V1 विल बी 800 माइनस VD, डॉल का वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू P2, प्रेशर 2 कितना है? 7 atm इंटू V2, V2 क्या है? 1000 नहीं है, 1000 तो डॉल प्लस गैस है, सिर्फ हमें गैस का वॉल्यूम चाहिए क्योंकि बॉयल्स लॉ सिर्फ गैस पर लगेगा, तो 1000 में से डॉल का वॉल्यूम माइनस कर लो, तो डॉल का वॉल्यूम आप 1000 में से माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 7 1000 माइनस VD, 7 इंटू 1000 माइनस VD। अब अप्लाई कर लो यहां पर, बस अब यहां पर तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है भाई, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 10 VD विल बी इक्वल टू 7000 माइनस 7 VD, 7000 माइनस 7 VD। यहां पर एक काम करते हैं, उधर 10 को ले जाते, इधर 7000 ले आते, तो 8000 में से 7000 माइनस हो गया, और माइनस 7 VD प्लस 10 VD हो गया, तो माइनस 7 प्लस 10 इज 3 VD, सो दिस इंप्लाइज 3 VD विल बी इक्वल टू 8 में से 7 गए 1000, तो ये 1000 बच गया। VD यानी कि डॉल का वॉल्यूम आ गया 1000/3, और ये किस में होगा? ml में होगा, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम दिया था वो दोनों ml में थे, तो इतना वॉल्यूम ml में होगा। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो VD जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 1000/3 विच इज द करेक्ट आंसर, तो 1000/3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, तो C जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो डॉल का वॉल्यूम जो गया वो 1000/3 हो गया, 333.33 ml भी बोल सकते हो, बट ऑप्शन में क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1000/3 पॉजिटिव का VD जो आएगा डॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या कंसेप्ट यहां पर था? बस ये जो वॉल्यूम टोटल दिया था इसमें हमें सिर्फ डॉल का वॉल्यूम माइनस करना था, तब बॉयल्स लॉ लगता, क्योंकि बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गेल-यूसेक्स लॉ हो, आइडियल गैस हो, ये सारे लॉ गैस के लॉज हैं। डॉल जो है वो सॉलिड टॉय होगा, उसके ऊपर नहीं लगा सकते वो लॉ, तो उसके वॉल्यूम को माइनस करके ही लॉ अप्लाई होगा। तो हमने मान लिया कि VD डॉल का वॉल्यूम है, उसको दोनों में माइनस कर दिया, VD की वैल्यू आ गई, वही तो हमारा आंसर था। तो यहां पर 1000/3 ml आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, फिर हम लोग वीडियो कंक्लूड करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि, तो भैया ये था लास्ट क्वेश्चन जो कि 10th क्वेश्चन था, जिसके बाद हमारी पहली जो दूसरी डीपीपी कहना चाहिए इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो गई है, जो कि बॉयल्स लॉ पर बेस्ड थी। और इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर को मिस करते हो, या कोई प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती है, या कोई डीपीपी आपको नहीं सर्च करने से मिल रही है, तो सबसे आसान और बेहतर तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर विजिट करके सारे लेक्चर्स देखना। करना क्या है? ब्राउजर पे जाना है, magnetbrains.com लिखना है, होम पेज पर आपको सारी कैटेगरीज मिलेंगी एग्जाम की। ये कैटेगरी आपको IIT JEE में आएगी, जो डीपीपी वाला सेगमेंट है। IIT JEE में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा और रेगुलर JEE के कोर्सेज भी मिलेंगे। रेगुलर JEE के कोर्सेज पर आपको आना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, सारे चैप्टर और टॉपिक वाइज यहाँ लिस्टिंग होगी। सारे चैप्टर्स पहले होंगे, चैप्टर के साइड में एक प्लस का बटन होगा, जैसे ही प्लस का बटन पे क्लिक करोगे नीचे सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। पहला टॉपिक ये, उसकी डीपीपी उसके नीचे, दूसरा टॉपिक ये, उसकी डीपीपी उसके नीचे, जहां से आप डीपीपी डाउनलोड भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब YouTube पर आपको सर्च करना या फिर प्लेलिस्ट ढूंढने का झंझट खत्म हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, YouTube पर जैसे हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो उस टॉपिक का वीडियो तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इस टॉपिक के आप सवाल कहां से लगाएं, या इस टॉपिक के बाद कौन सा कनेक्टेड टॉपिक है, सीक्वेंस में कौन सा टॉपिक है। और जब वो सीक्वेंस नहीं मिलता तो पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है।
अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप वेबसाइट पर आकर देखें मैग्नेट ब्रेन्स की, वहां पर आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में दिखेंगे, इवन लेक्चर के आगे लेक्चर का ड्यूरेशन भी लिखा है कि इतने मिनट इतने आवर का लेक्चर है, सो दैट यू कैन प्लान आउट अकॉर्डिंगली। पूरे आप लेक्चर्स को प्लान कर लो उसके हिसाब से। और जैसी कोई वीडियो प्ले करोगे, बफर फ्री वीडियो आपका 100% स्ट्रीम होगा हाई क्वालिटी में। और ऐसा नहीं है भैया वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो किसी चीज का सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई पैकेज लेना है या कोई कोड लगाना है, पूरा फ्री एजुकेशन है। जैसे यूट्यूब पर आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, वैसे वेबसाइट पर बिना पैसा खर्च करे आपको लेक्चर दिखाई देंगे सीक्वेंस में। और यहाँ डीपीपी सारी चीजें आपको, नोट सब कुछ मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 1 2 4 चैप्टर फ्री है बाकी में पैसा लगेगा। 100% सिलेबस फ्री है, कोई डेमो वाला कंसेप्ट ही नहीं है, पूरा कोर्स आपको फ्री मिल रहा है। तो भैया फायदा उठाएं इसका। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर आईआईटी जेईई की तो तैयारी चली रही है, लेक्चर्स तो आप आईआईटी जेईई के देख रहे हो। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव नीट की तैयारी कर रहा है और किसी ऐसे चैनल की तलाश में जहां पर रेगुलर कंटेंट मिले या जहां पर हमें क्वालिटी कंटेंट मिले, कंसिस्टेंसी हो वीडियो अपलोडिंग में, लगातार रोज वीडियोस आए, रोज आप पढ़ाई करें, कहीं भी ब्रेक नहीं हो, तो उन तक ऐसा चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं। ये चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक जितना हो सके उसको शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।